नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित दौरा मुखवा में होने वाला है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा के बारे में बात की तो प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा में आने की बात कही थी, जिसके बाद अब उनका प्रस्तावित दौरा तय हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उत्तराखंड को हर बार कुछ खास मिलता है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से राज्य को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन प्रवास के दौरान मुखवा पहुंचते हैं तो इससे उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार के अधिकारी उत्साहित है, क्योंकि यह यात्रा उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। कि प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूंगा और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माणा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर राव उधम सिंह नगर में जेपी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार के संकल्प को स्पष्ट किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार किसानों को प्रशिक्षित करने का भी काम कर रही है, ताकि वे आधुनिक कृषि पद्धतियों से जुड़कर अपने उत्पादन में वृद्धि कर सके। इसके साथ ही उन्होंने आगामी बजट में किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए 463 करोड़ रुपए की प्रावधान किए जाने को भी बात की साझा की है। किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लंबे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर
लगातार ये विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पहुंच को विकसित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और बहुत खुशी होती है जब मैं देश में या दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो मुझे कोई ना कोई इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र या कोई छात्रा और उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस बार का बजट 7 बिंदुओं पर केंद्रित है। बताते चले वित्त मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष रूप में मनाने आगे बढ़ रहा है और वही बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों के उपलब्धियों को बताया गया और बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपए, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए और इसी के साथ साथ 285 करोड़ रुपए का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट से सुधार और विकास की राह दिखाई है। ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब महान विरासत और ओ का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन। यानी कि इसमें भी हमने अपने इस बजट को थोड़ा सा जोड़ने का काम किया है। अब इसमें मान लिया हम नमो के पहले बिंदु एन की यदि बात करें, नवाचार की हम बात करें, तो अब आप देखिए परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, फायर हाइड्रेंट मशीन, स्मार्ट मीटर, साइंस सेंटर, स्मार्ट क्लास के लिए बजट में प्रोविजन किया है। नमो के दूसरे बिंदु में ए आता है तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए हमने सप्तऋषि की अवधारणा इसमें जोड़ी है। आप देखिए हर शब्द में कुछ ना कुछ है और उसके अंदर क्या छिपा है वो सब मैं आपको यहाँ परिभाषित कर रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें जो ए है, ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड और उसमें भी सप्तऋषि के रूप में हमने इसको आपके सामने परिभाषित किया है कि उसमें 7 क्या है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन तथा आयुष। ये सप्तऋषि हमारे आधुनिक उत्तराखंड का एक ग्रोथ इंजन इसे आप कह सकते हैं। अब आप इसमें एम पे आइए, नमो मतलब ANAMO। अब एम की मैं बात करूं तो महान विरासत, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोगों के यहाँ विरासत आप सब जानते हैं भरी पड़ी है। इसके संरक्षण के लिए बहुत पहल हम लोग कर रहे हैं। इसमें शीतकालीन यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से, और बड़ी बात क्या है हमारे लिए, इसी 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए आ रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। नमो और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि शीतकालीन यात्रा आदि क्लास आपको पता ही है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ तो आज वहाँ जिस प्रकार से तीर्थ यात्रा बढ़ी है, उधर आसपास के क्षेत्र में वहाँ जो हमारे लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहाँ की आर्थिकी का आधार बढ़ा है। ऐसी ओम पर्वत और ऐसे इन स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमारा हेमकुंड साहिब का जो गोविंद घाट है उससे लेकर घंगरिया तक जो मार्ग बन रहा है, देखिए हमारे यहाँ बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग शहीद जिनकी शहादत पे आज हमें गर्व है, नाज है। गुरु गोविंद साहिब के साहिबजादे के नाम से, जोरावर सिंह के नाम से हमने उसका नाम रखा है। बिंडोरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति भी मिली है। यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह 2 भाई थे, उनको आपको सब पता है दीवार में चुन दिया गया था। और बड़ा कहता था कि मुझे दुख है कि पहले छोटे की शहादत हो रही है, और छोटा कहता कि बड़े के होते मेरी शहादत हो रही है। यानी कि दोनों भाइयों की शहादत को कैसे हम विरासत के साथ जोड़ सके, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और वही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पेश किए गए आम बजट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है
कि एक ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ इनकी टीम को बधाई देते हुए ये बजट हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा में जाहिर करता है। पिछले साल की तुलना में 13% ज़्यादा बजट पेश किया गया है, जबकि राज्य गठन के बाद भी जो बजट पेश हुआ था उसकी तुलना करें तो 24 गुना ज़्यादा बजट पेश किया गया है। बजट में अनेक पहल शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर बजट भी जारी किया गया है। सब लोगों को सभी आप लोगों को बधाई, क्योंकि सब लोग आप लोग जो है ये बजट जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो भी इसमें विशेषता है। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है, और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है। और बीते गुरुवार को कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ विधानसभा तक कुछ किया। इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार का उद्देश्य इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर किसी की श्रद्धा और अधिकारों के साथ कोई अन्याय न होने देना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के कदमों को समर्थन करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। और लखनऊ में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा करने की दिशा में सरकार अब निर्णायक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि इस सशक्त भू कानून के तहत
सरकार अपने वादे और जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। धामी ने कहा कि इसमें हमने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था वह अब पूरा होने जा रहा है। वही विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून के विधेयक पर जो है मुहर लग जाएगी, जिससे कि राज्य की भूमि व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। और वही सशक्त भू कानून के लागू होने से राज्य की भूमि की सुरक्षा, उसका सही उपयोग और उसकी मूल्य वर्धन में वृद्धि होगी। तो वही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम राज्य के विकास को और प्रोत्साहन देगा और प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाएगा। इस विधेयक के पास होने से उत्तराखंड में भूमि संबंधी विवादों से कमी आने का भी उम्मीद जताई जा रही है और इसमें भूमि की पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू कानून के साथ मूल निवास भी एक विषय था, तो लेकर के सरकार किस तरह से सोच रही है सर? देखिए, हम चूंकि सभी विषयों पर सरकार जो है सकारात्मक रूप से सोचती है और ये मुद्दे भी इसीलिए हमारे सामने ही आते हैं। 24 सालों में ये पहली सरकार है जो हर मुद्दे पर सकारात्मक रूप से जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। लोगों को विश्वास है, चाहे भू कानून हो, मूल निवास हो या आने वाले समय में और भी कोई चुनौतियां हों, हम उन चुनौतियों पर राज्य की जो जन भावनाएं हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सीएम पद की शपथ लेते पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो वादे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता से किए गए हैं, उन वादों को रेखा गुप्ता पूरा करेंगी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तेजी से काम करेगी और बहुत सारे जो संकल्प हमारी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के समक्ष रखे थे, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा है कि ये परीक्षा उनके भविष्य की दिशा तय करेगी और सभी को अपनी मेहनत और समर्पण से जो है अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। धन सिंह रावत ने एक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में भी जानकारी दी है, जिससे के अनुसार 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने यह भी बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने नकल मुक्त परीक्षा की बात भी कही और कहा कि उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने
छात्रों को नकल से दूर रहने की सलाह दी और परीक्षा में ईमानदारी से भाग लेने की अपील की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्रा हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित। देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जा रहे बजट सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विपक्षी विधायक कंबल लपेटकर सरकार पर गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने पर तंज कसते हुए नजर आए। दरअसल गैरसैंण उत्तराखंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण ये बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना था। इसी बात का मुद्दा बनाकर विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक देहरादून में आयोजित करवाया गया है और वही मुख्यमंत्री धामी के वादे का आश्वासन देते हुए विधानसभा खजानदास ने अगली बार ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करवाने जाने की बात कही है। देखिए, उनको तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो प्रदेश के हित के हों और जिसमें प्रदेश हित में धामी सरकार ने काम न किया हो। इसलिए ये आज गैरसैंण को लेकर के चिल्ला रहे हैं। गैरसैंण में बिल्कुल सत्र करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 दिन का सत्र वहाँ पर चलाएंगे, किंतु इस समय वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पे जब वार्तालाप हुआ था माननीय अध्यक्ष जी से तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे इस समय सत्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। आने वाले समय में जब ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो। गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। बजट में भी गैरसैंण के लिए नाम मात्र, सिर्फ नाम गैरसैंण का आ जाए इतना बजट रखा हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट का भी विरोध करते हैं और ये कहते हैं। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद उनकी पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई है। इस पेंशन वृद्धि पर डीडीहाट में भाजपा विधायक किशन सिंह चौपाल का एक हास्यास्पद बयान सामने आया है। चौपाल ने पूर्व विधायक की दुर्दशा को लेकर बेहद मार्मिक टिप्पणी की है, जिसके उन्होंने कहा है कि कभी कभी पूर्व विधायक बीडी की मांग करते हैं तो चुनाव ने बयान में कहा है कि पूर्व विधायक कई बार खर्चों और के कारण कभी कभी जो है वो विधानसभा ने मोहर लगा दी है। पूर्व विधायक जो है उनके जो पेंशन है उनको बढ़ाया गया। कर्मचारी कह रहे कि सरकार कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन बहाली नहीं दे रही है, लेकिन जो पेंशन है पूर्व विधायकों को उसको बढ़ा दिया गया है। देखो, पूर्व विधायकों के जो आप देखेंगे ना उनके हालत, वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले 200 रुपये दीजिए शुरू में देते और बीड़ी भी दूसरे से मांग के देते थे। इस प्रकार से विधायकों के जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हो, इसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा होती तो अंतर तो। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ हो या फिर मैदान, सभी जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाली में हैं। उसके परिजन उसको दिल्ली ले गए, एम्स तक में उसको जो है ब्रेन हेमरेज का उसका मामला था, उसको वहाँ तक जो है सुविधा नहीं मिल पाई।
तो मेरा ये मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एक चिंतन जब माननीय मंत्री जी ने रखा था, मैंने उसमें भी एक अपना राय उसमें दिया था, मैंने एक अपना सुझाव दिया था कि ठीक है हम उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पहाड़ में नहीं चढ़ा पा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी जितने भी हमारे तहसील हैं या ब्लॉक मुख्यालय हैं वहाँ पर हम हॉस्पिटल को वेल कंडीशन में बनाएं, टेक्नीशियन दें, फिजिशियन दें, बाकी जो सर्जन है स्पेशलिस्ट हैं उनको हम महीने में वीकली ड्यूटी लगा दें, जहाँ जहाँ हमारे पास हैं उनको वहाँ से वीकली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।